हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कास्ट, जो कि ब्रिटिश राज में उसका क्या रूप था और उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट ने क्या रूप लिया। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर हम लोग एंशियंट पास्ट के तुलना में बात करें, वी कैन सी डेट कास्ट जो है आज की जो सेंस में कास्ट एग्जिस्ट करती है, डेट इज मोर ऑफ अ रिसेंट फिनोमेना। क्योंकि एंशियंट टाइम में तो फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ कास्ट था वर्ण के आधार पे, बट एज द टाइम पास्ट कास्ट बिकेम अ रिजिड इंस्टीट्यूशन। ये किसकी देन है? दिस इज ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सो कास्ट इज मोर ऑफ अ रिसेंट फिनोमिना, 2-250 साल के जो फिनोमिना है उसी का है। अब इफ मॉडर्न हिस्ट्री इज टेकन टू बी द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 जो 1947 का जो साल था, उसके पहले और उसके बाद, इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर कास्ट को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टर्म्स में देखते हैं तो 1947 एक वाटरशेड ईयर रहेगा, क्योंकि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद कास्ट का क्या रूप है और उसके पहले क्या था मॉडर्न हिस्ट्री में। 150 साल से ज़्यादा के कॉलोनियल रूल, जो कि ब्रिटिश रूल से पैरेलल खाएगा, लेकिन क्योंकि चूंकि कुछ जगहों पे फ्रांस वगैरह का भी था, तो इसलिए इसको हम लोग कॉलोनियल रूल ही कहेंगे। आफ्टर मोर देन 150 ईयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट इन 1947। तो कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन वॉज शेप्ड स्ट्रांगली। इसका बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा कास्ट पर, बोथ कॉलोनियल पीरियड में भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी। नाउ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, इन ऑर्डर टू एडमिनिस्ट्रेट द कंट्री एफिशिएंटली, दे कंडक्टेड elaborate services and studies to understand the intricacies of caste. ब्रिटिशर्स ने भारत को एक बार जब उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, तो एक एफिशिएंटली कैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने कई सर्वेस कराए और कई स्टडीज़ कंडक्ट करवाई। और कास्ट चूँकि बहुत एक बड़ा मैटर था, तो टू अंडरस्टैंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट उन्होंने कई सर्वे कराया, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट था सेंसस। अब ये जो सेंसस 1860 में शुरू हुआ था, ये एक रेगुलर जो है डिसेनियल सेंसस के रूप में, मतलब दशकीय सेंसस के रूप में, इसकी शुरुआत जो है वो कब से शुरू हुई? 1881 से शुरू हुई। अब 1901 का जो सेंसस था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वॉज कंडक्टेड बाय हर्बर्ट रिस्ले। इसके जो मेन ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो थे हर्बर्ट रिस्ले। और इन्होंने इस सेंसस में पहली बार कास्ट के आधार पे किस तरीके से पॉपुलेशन और कौन सी जातियां भारत में थीं उनके बारे में और उनकी हायरार्की बारे में डेटा दिया। तो सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट जो है इन्होंने पहली बार हाईलाइट किया, और सिर्फ पैन इंडिया लेवल पे नहीं, रीजन वाइज लेवल पे भी इन्होंने इस चीज़ को छुआ। तो इसका जो इम्पैक्ट था पूरा सोशल परसेप्शन ऑफ कास्ट पे, वो बहुत ज़्यादा था। तो उस वक्त जो है कई पिटीशंस जो हैं, जब ये हुई कि कास्ट सेंसस के हिसाब से जातियों को ऊपर से नीचे डाला गया, तो कई जो जातियां हैं उन्होंने सेंसस कमिश्नर के सामने जो है अपने क्लेम्स डाले कि उनकी जो पोजीशन है वो हायर है या लोअर है। उस हिसाब से उन्होंने आगे अपनी पिटीशंस डाली। नाउ द थिंग इज, ये जो क्लेम्स हैं, यहीं से कास्ट जो है रिजिड एक स्टेटस, उसने रिजिड स्टेटस का रूप धारण करना शुरू कर दिया, और ये टोटल जो सिनारियो था वो चेंज हो गया। अब यहाँ से जो कास्ट है एक रिजिड इंस्टीट्यूशन हो गया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के कई अलग अलग स्टेप्स ने कास्ट को और भारत के कई और सोशल इंस्टीट्यूशंस जो थे, सामाजिक रीतियां और इंस्टीट्यूशंस, उनको प्रभावित करने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। इनमें से एक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, वो था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। अब ये जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इस तरीके से किया गया था, और जो लॉज भी इस तरीके से बनाया गया था, कि इसने अपर कास्ट की राइट्स को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा और उनको लीगल बना दिया। तो जो कास्ट
के हिसाब से और सेटलमेंट थे और लॉज जो हैं और कास्ट के हिसाब से जो हायरार्की थी, इसको उन्होंने लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया। तो अब जो वो लैंड ओनर्स थे वो नोबल्स की तरह नहीं, बल्कि एक मॉडर्न सेंस में एक लैंड ओनर बन गए जो अपर कास्ट थे। तो पहले की तरह सामंती व्यवस्था नहीं, एक जैसे कि हायरार्की ऑफ कास्ट के हिसाब से उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती थी उनमें कास्ट डायमेंशन जरूर रहता था, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश राज का अंत आना शुरू हुआ, खासकर ये जो है पहले विश्व युद्ध की बात है, जब विश्व युद्ध खत्म हो गया, ब्रिटिश हुकूमत की जो ताकत थी वो काफ़ी कम हो गई। तो उसके बाद जो है ब्रिटेन ने खासकर 1930s में, और वहाँ से उन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी या पिछड़ी कास्ट थी उनके फेवर में कई कदम भी उठाए। एज अ रिजल्ट यहाँ पे इनको एक अच्छा स्टेटस इनका करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित किया गया। अब इसने जो कास्ट था उसको स्केड्यूल्स के रूप में एक लीगल रिकॉग्निशन दिया गया। स्केड्यूल जो है क्या होता है, जब कोई एक स्पेशल ट्रीटमेंट किसी चीज़ को दिया जाता है और एनलिस्ट किया जाता है कि इस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट, तो उसको बोलते हैं कि लिस्ट किया गया है या शेड्यूल किया गया है। तो इस प्रकार जो है ये दो टर्म जो है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये आ गए जो कि आज तक चल रहे हैं। तो जो कास्ट एट द बॉटम ऑफ द हार्ट था वो इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र की थी, उन्हें क्या कहा गया, शेड्यूल कास्ट। तो जो कि कास्ट सबसे ज़्यादा सफ़र की थी उसे शेड्यूल कास्ट कहा गया और उसको उस हिसाब से सुविधाएं दी गई। अब जो दूसरा अंग आता है कि कास्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है कास्ट पे क्या प्रभाव पड़ा। भारत ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की 1947 में, इसने ब्रिटिश राज में जो कास्ट की हालत थी उसमें थोड़ा ही चेंज लाया, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस के लिए कई मूवमेंट हुए थे उसमें कास्ट जो है इसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था और उसी आधार पे मास मोबिलाइजेशन जो है लोगों का जो जनसमूह था उसको उसी हिसाब पे मोबिलाइज किया गया था। इसके अलावा कई एफर्ट्स किए गए कई रिफॉर्मर्स द्वारा कि ये जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, खासकर जो अनटचेबल्स, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको संगठित किया जाए। और इसके लिए जो ऊपरी अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने भी प्रयास किया और जो लोअर कास्ट के रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया। अब जो इनमें प्रमुख थे वो थे, लोअर कास्ट रिफॉर्मर्स में जो प्रमुख थे वे थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो थे इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, कब, 1873 में, और इन्होंने लो कास्ट पीपल के लिए ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस की मांग की थी। अब इन्हीं की जो साथ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, B.R. अम्बेडकर, जिनका नाम हम लोग सभी लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता, ये सबसे बड़े लो कास्ट के समर्थक थे और इनका जो योगदान था वो सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा श्री नारायण गुरु जो थे वो केरला में थे और इन्होंने एक नारा दिया था कि वन कास्ट वन रिलीजन। तो उन्होंने पूरे कास्ट को हटाने का नारा दिया था कि सिर्फ एक कास्ट रहनी चाहिए, तो और पूरे हर आदमी के लिए एक भगवान, मतलब वन गॉड फॉर ऑल मैन। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थे E.V. रामास्वामी नायकर, और जिन्हें पेरियार के भी नाम से जाना जाता था। पेरियार ये साउथ इंडिया में, खासकर तमिलनाडु में इनका बहुत योगदान था। ये रैशनलिस्ट लीडर थे और इसके अलावा लोअर कास्ट मूवमेंट भी इन्होंने चलाया और तमिलनाडु की राजनीति में इनका काफ़ी योगदान भी रहा। अपर कास्ट रिफॉर्मर्स में सबसे बड़े रिफॉर्मर खुद महात्मा गांधी थे। इसके बाद जब महात्मा गांधी राजनीति में आए तो कांग्रेस के एजेंडा में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया था वो ये था कि कांग्रेस के एजेंडे में सबसे प्रमुख क्या हो गया, एंटी अनटचेबिलिटी। इसके पहले कांग्रेस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस के ये एजेंडे का प्रमुख अंग बन गया। नेशनलिस्ट लीडर जितने भी थे, राष्ट्रवाद के समर्थक, इन्होंने कहा कि इस बात को एश्योर किया जो ऊपरी जातियां थे कि उनके हितों को
मारा नहीं जाएगा। लेकिन जो उन्होंने अनटचेबिलिटी को हटाने की बात की और बाकी जो कास्ट रिस्ट्रिक्शन थे जिसकी वजह से कई रिस्ट्रिक्शन कास्ट के इम्पोज किए गए थे, जैसे कि मंदिर में नहीं घुस सकते हैं, कुओं का यूज़ नहीं कर सकते हैं, पब्लिक चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको हटाने की बात भी साथ साथ ही कही। अब जब भारत आज़ाद हो गया तो ये जो कास्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी ये और ज़्यादा सतह पे आ गई और ज़्यादा दिखने लगी। जो भारतीय शासकों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, ये जो कास्ट को कुरीतियाँ थीं उन्हें एबॉलिश भी करना था और इस चीज़ के लिए वो कमिटेड थे और इसका जो उल्लेख था उन्होंने भारतीय संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में भी कर दिया था। लेकिन आंख मूंद के इस चीज़ पे ऑपरेट नहीं किया जा सकता था। कारण क्योंकि इससे दो चीज़ें हो जाती, एक तो जो अपर कास्ट के हित है वो भी प्रभावित होते, दूसरे सिर्फ कास्ट की वजह से कई चीज़ें, कई प्रिविलेजेस जो है वो जो पिछड़ी कास्ट थी या जो अनटचेबल शेड्यूल कास्ट थे और शेड्यूल ट्राइब को वो दिए गए थे। तो ये जो एजुकेशन है इसका फ़ायदा फिर वो उतना एफिशिएंटली नहीं उठा पाते। इसके अलावा धीरे धीरे स्टेट ने की जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी और जो प्राइवेटाइजेशन का जो दौर चला इसने भी कास्ट को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी रिजर्वेशन वगैरह तो था नहीं, तो यहाँ मेरिटोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रवेल की। इसके अलावा अर्बनाइजेशन और कंडीशंस ऑफ लिविंग इन सिटीज मेड इट डिफिकल्ट फॉर कास्ट सेग्रीगेटेड सोशल इंटरेक्शन टू सर्वाइव। जब अर्बनाइजेशन आया तो क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ कास्ट से रहने का, कि वहाँ पे जैसे गांव में होता था कि बड़ी कास्ट एक जगह रहती थी या छोटी एक जगह, तो ये चीज़ शहरों में नहीं था। तो ये भी एक समस्या जो है, ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है कास्ट की बन के उभरी, जो कि बाद में एक तरीके से ये अच्छी भी रही। अब इसके बाद जो है जो एजुकेटेड भारतीय थे इन्होंने कास्ट का जो एक्सट्रीम भ्रांतियां थी कास्ट के, उसको भी उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कई कंपनीज या मिलें खासकर, जैसे कि कॉटन सूत टेक्सटाइल मिल्स, इसके अलावा जूट मिल जो कलकत्ता में बहुत थी, टेक्सटाइल मिल 2 जगह सोलापुर महाराष्ट्र इन सब जगहों पे, वहाँ पे कास्ट की जो पाबंदियाँ थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। खासकर उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग किसके अगेंस्ट थी प्रेजुडिस, वो था अनटचेबल्स की। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम लोगों ने कास्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। अब इसके बाद जो है आने वाले एपिसोड्स में हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।